में आपका हुआ नहीं था, आप रह गए थे उसमें, तो उस टाइम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उससे पहले आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, आपको इवन रोना भी पड़ेगा, वो सब कुछ देखना पड़ेगा, वो हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से मैनेज किए? तो मैंने 2023, 4, 5 वाले कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण मलिक, फाउंडर ऑफ विज्ञान वृक्ष। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 7th रैंक हासिल करी है। आइए जानते हैं उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी को। निधि, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको स्टार्ट कैसे किया, कब आपको ऐसा लगा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना है? जब आप कॉलेज में थे तब, या फिर जब आप मास्टर्स कर चुके थे, या फिर जब आप टीचिंग कर रहे थे तब? सर एक्चुअल में जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पहली बार ये इंट्यूशन आई थी कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। मैंने एक्चुअल में केएमसी डीयू से की हुई है अपनी बीएससी, तो वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स को देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ बनना है, मुझे भी इतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना है। तो वहां से मेरा ये ड्रीम स्टार्ट हुआ था। ओके, मतलब टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है पहले से ही। हाँ जी सर। जैसा कि हर सिलेक्शन के पीछे एक डिसिप्लिन रूटीन होता है, तो आपने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया था? सर मैंने कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट हैवी टाइम टेबल नहीं फॉलो किया था। एक्चुअली मैंने जीरो से भी स्टार्ट नहीं की थी अपनी स्टडी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2 इयर्स। सो स्टार्टिंग में एपी में मैंने जो प्री का एग्जाम होता है उसमें मैंने 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी की थी, और जब नियर एग्जाम मैंने 8 आवर्स की सीटिंग कर ली थी। सेम ही मैंने अप्लाई किया था अपने मेंस एग्जाम के लिए। तो सर यही ओके। मेरा टाइम टेबल रहा था। हाँ जी। ओके, मतलब आपने 4 से 5 घंटे का मेंटेन रखा था, कुछ भी हो मेंटेन जाए। रखा था, और जब भी एग्जाम की लाइक 10 to 15 डेज रह गए थे तो मैं 8 to 9 आवर्स की मेरी सीटिंग हो गई थी। ऐसा नहीं कि आपने कभी एब्रप्टली बहुत ज्यादा घंटे पढ़ लिया हो नहीं नहीं आपने। सर, ऐसा करने से फिर नेक्स्ट डे स्टडी होती ही नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको 4 to 5 ही मेंटेन किया था। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से मैनेज किए थे? अगर कोई बच्चा अभी प्रिपेयर करना चाहे तो आपने पीवाईक्यू जैसे राजस्थान के देखे थे या फिर किसी और जी। स्टेट के भी देखे थे, तो वो आपने कहाँ से और कैसे मैनेज किया था? सर एक्चुअल में मैंने इससे पहले पीजीटी का भी एग्जाम दिया हुआ है, तो वहां पर मेरा हम्म। 11th 12th और सम बीएससी के टॉपिक्स कवर हो चुके थे। तो जब मैं हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना स्टार्ट मैंने किया तो उस टाइम पर मुझे ये था कि अब मुझे हायर लेवल की तरफ ही जाना है, लोअर लेवल मेरा हो चुका है। तो सबसे हम्म। पहले मैंने अपने नेट के नोट्स को स्टडी किया, फिर मैंने स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको स्टडी किया, और उसके बाद मैंने नेट पीवाईक्यू की बुक्स उठाई थी। उससे भी जैसे मुझे लग रहा था कि काफी टाइम टेकिंग लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम हो गया नेट क्लियर किए हुए, हम्म। 2017 में मैंने क्लियर किया था। तो काफी हम्म। टफ लग रहा था, टाइम भी ज्यादा लग रहा था। तब मैंने यूट्यूब पर विज्ञान की वीडियोस को सर्च करके देखा कि वहां पर टॉपिक पे नेट पीवाईक्यू की वीडियोस थी। तो पहले मैंने उनको फॉलो किया, फिर मुझे कंसेप्ट्स और क्लियर हुए। देन अगेन मैं फिर बुक पर गई, तो जहां पर मैंने नेट गेट की बुक्स को कवर किया, और ये आई थिंक आईआईटी जैम को मैंने कवर किया था। 3 बुक्स को मैंने प्रॉपर कवर किया था। ओके, नेट गेट और आईआईटी जेम। नेट गेट और आईआईटी जैम। इससे ओके। पहले मैं आईआईटी जेईई और एआईपीएमटी एंड यूपीपीजीटी और डी ट्रिपल एसबी पीजीटी की बुक्स को कवर कर चुकी थी। ओके, तो आप पहले से ही काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर चुके थे। सर इससे पहले ही जस्ट मैंने पीजीटी का भी एग्जाम्स दिया है, तो मैं कवर कर चुकी थी उनको। तो ओके। यही मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा था कि मुझे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करना था, और इसीलिए जो मेरे टाइम थे स्टडी के वो 4 to 5 ही काफी थे। किसी बच्चे को अगर बेसिक से शुरू करना उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पर। हाँ जी सर, उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम 1 2 साल बाद है, तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कवर कर पाएंगे। अगर हम ये सोचे कि नहीं एग्जाम के पास पढ़े, तो ना तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और आजकल के जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो रोड लर्निंग पर तो बिल्कुल ही नहीं बेस्ड है। वो बिल्कुल कंसेप्चुअल है, प्योर कंसेप्चुअल। तो उनको फिर आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एचपीएससी का एग्जाम भी हम देखें, लास्ट टाइम जो जी। एग्जाम था काफी इजी था, उसका लेवल बहुत यस। वो था, लेकिन अब की बार लेवल थोड़ा सा ज्यादा अप था। यस सर, यस सर। हाँ, और बाकी जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो उनमें भी सेम प्रोसेस ही फॉलो किया जा रहा है, एग्जाम का लेवल एकदम से इंक्रीज कर किया जा रहा है अभी। यस सर। सर ये कंपटीशन लेवल को देखकर भी किया जा रहा है कि मतलब अच्छे बच्चे ही बाहर निकले, अच्छे बच्चे ही
इस एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। और आपने सब्जेक्टिव को कैसे प्रिपेयर किया? सब्जेक्टिव आपने क्या ऐसा अलग सा फॉलो किया तो शायद जो बाकी बच्चे ना कर पाए हों? सर सब्जेक्टिव में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस काफी की, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार को फॉलो किया, फिजिकल के लिए मैंने केएल कपूर को फॉलो किया। तो इनको मैं काफी ही मतलब प्रैक्टिस काफी ज्यादा करती थी, कुछ मैंने अपने नोट्स भी बना लिए थे प्रैक्टिस के टाइम पे ही। तो जैसे मान लीजिए मेरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो 3-4 दिन के बाद ही ऐसा लगता है कि कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं, तो मैं हम्म। जस्ट उनको एक बार रीराइट कर लेती थी। तो वो मुझे एकदम एग्जैक्ट याद रहता था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मेंस के जहां पर मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा था कि मुझे इसमें क्या लिखना है, वो मुझे एज इट इज याद थे। तो मैंने उनको ओके। काफी स्पीड के साथ लिखा, और फिर जो क्वेश्चंस थे जो हमें नहीं आते थे उन पर मैंने टाइम लगा के उनको सोल्व किया। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों में से आपका स्पेशल सब्जेक्ट कौन सा है? सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना भी वही अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना भी वही अच्छा लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक भी ओके है, लेकिन हाँ जितने भी मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, नेट जेआरएफ हुआ है, वो भी मेरा ऑर्गेनिक के ही बेसिस पे हुआ है, और ये एग्जाम भी मैं कहूंगी मेरा ऑर्गेनिक के बेसिस पे ही हुआ है। तो आप मतलब मैकेनिज्म वगैरह लिख के देखती थी सर वो रिपीटेडली? मेरा फेवरेट पार्ट है, क्लेडन कैरोथर्स, मेरे पास ऑर्गेनिक की पता नहीं कितनी बुक्स है, भाविया एंड बहुत सारी बुक्स है, उनको मैं पढ़ती रहती थी। पीएचडी के दौरान भी मैं, जब मेरे को एग्जाम नहीं होता था, तो भी मैं उन बुक्स को रीड करती थी, तो वो मुझे हेल्पफुल रही है इस एग्जाम में। कोई भी जर्नी बिना किसी स्ट्रगल के पूरी नहीं होती। तो आपकी Yes, इस जर्नी में कोई भी ऐसा टाइम जब आपको लगा हो कि एग्जाम नहीं होगा, या फिर आपने जैसा बोला कि पीजीटी में आपका हुआ नहीं था, आप रह गए थे उसमें, तो उस टाइम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला और आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया? सर जैसे एचपीएससी पीजीटी का जब एग्जाम आया था, तब मैंने प्रॉपर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उस प्रिपरेशन के टाइम पे इवन प्रेगनेंसी भी थी, तो 7 to 8 आवर सीटिंग भी मेरे लिए काफी टफ टास्क रहता था। तो उस टाइम पर मैंने इतनी ज्यादा मैंने स्टडी करी थी, और पर मैं फाइनल लिस्ट में रह गई थी, जैसे मेरे प्री में भी काफी अच्छे मार्क्स थे, फाइनल लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं आया, वो एक मोमेंट ऐसा था जहां पर मेरा कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल ब्रेक हो गया था। उस हम्म। टाइम पर अगर मैं कहूँ तो हर किसी को मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये तो हो जाएगा, इसका ये एग्जाम तो हो जाएगा। इवन जब रिजल्ट आया तो भी सामने से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही थी, बिना किसी ने रिजल्ट भी नहीं देखा था, सबको लग रहा था इसका तो हो गया होगा। तो वो मोमेंट फेस करना मेरे लिए काफी काफी टफ रहा। अब जैसे ये फरवरी में इसका एग्जाम का रिजल्ट आया था, और मार्च हम्म। अप्रैल तक मैंने ये फेस किया है काफी। जहां भी मैं जाती थी, क्यों नहीं हुआ, कैसे रह गए, वो मेरे पास आंसर्स नहीं थे, क्योंकि वो एग्जाम भी मेरा टॉप 10 रैंक वाला हुआ था। तो हम्म। मतलब मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि भी वो मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम पर काफी कॉन्फिडेंस मेरा मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ गए थे कि कहाँ कमी रह गई। फिर उससे नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फिर उसकी तैयारी कैसे करूंगी। तो वो हम्म। एक मोमेंट ऐसा रहा है मेरा, जो काफी टफ था। मुझे ध्यान रहा कि शायद आपकी मेरे से बात भी हुई थी इसके हाँ जी रिगार्डिंग, सर, मैंने बीच में आपसे भी है। पूछा भी था। जी सर, हाँ। क्योंकि मैंने अपनी आंसर शीट भी देखी थी, जिससे मुझे ये लगे हम्म। कि मेरी कमियां कहाँ है। तो उस हम्म। आंसर शीट से मुझे पता चला कि मेरे में कमी नहीं थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ अब मैं फिर से तैयारी स्टार्ट करूँ। ओके, तो आपने फिर दोबारा से शुरू किया? यस सर, दोबारा शुरू किया। एग्जाम बहुत जल्दी आ गया ये सिस्टम प्रोफेसर का। फिर मेरी जो फैमिली है, इन लॉज है, उन्होंने भी काफी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, कभी कोई डाउट नहीं रखा मुझ पे। तो फिर हम्म। मैंने अपनी स्टार्टिंग फिर से तैयारी स्टार्ट करती थी। हम्म। जी, फैमिली का पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है बहुत किसी भी जरूरी है सर, प्रिपरेशन क्योंकि के लिए। मेरा तो बिल्कुल सेल्फ डाउट हो चुका था, कोई कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं था, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था मुझसे। पर हम्म। इन्होंने ही, जैसे जो इन लॉज भी है, जो फैमिली है, उन्होंने उनका काफी सपोर्ट रहा है। अगर वो सपोर्ट नहीं रहता, अगर उनके मन में भी डाउट होता, तो मैं एग्जाम नहीं कर पाती। उन्होंने कभी मुझे हम्म। उस नजर से देखा ही नहीं कि इसका एग्जाम नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे ही देखा कि लक नहीं था, कोई बात नहीं, हम्म। और लक दोबारा आएगा, दोबारा मेहनत करो, उससे ज्यादा करो, जरूर होगा। तो फिर और वो वही। आप उससे यस बेटर सर, पोजीशन के ऊपर अभी हो भी, है ना? यस सर, बिल्कुल सर, अब यही कहते हैं कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, वरना ये नहीं होता। हम्म। कुछ चीजें बहुत अच्छे होने के लिए कुछ थोड़ी बहुत खराब चीजें हो जाती हैं लाइफ में, ऐसा होता है। सर ये तो है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उससे पहले आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, आपको इवन रोना भी पड़ेगा, वो सब कुछ देखना पड़ेगा, वो हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा। तो उस हार्ड हम्म। टाइम में भी कंसिस्टेंसी रह जाए पढ़ने की, तो तभी हम कुछ कर सकते हैं।
मेरी लाइफ में भी मैं ऐसा मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल होता है। आपको हाँ जी एक सर। चीज बार बार करनी पड़ती है। आप 20 बार, 30 बार, 40 बार फेल हो जाओगे, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर टिके रहोगे तो आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। यस सर, यस सर। अब थोड़ा एकेडमिक्स की बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में और सीएसआर नेट की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस है? सर अभी जो एग्जाम हुआ है प्री का, अगर मैं एग्जाम कहूँ एपी का, तो वो प्योरली नेट पे ही बेस्ड था। मेनली नेट पे बेस्ड था, जो मतलब जो सिर्फ बेसिक लेवल करके गया था उसका एग्जाम रह गया था। तो जिसने हम्म। नेट जस्ट अभी किया ही था, जो नेट जेआरएफ करके आया था, तो उन बच्चों का वो एग्जाम काफी अच्छा हुआ था। लेकिन आने वाले टाइम में हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सिर्फ नेट बेस्ड ही होगा, मे बी वहां पर बिल्कुल बेसिक एग्जाम आ जाए, तो ये हो सकता है। मतलब कोई श्योरिटी तो चलो होती नहीं किसी भी चीज हाँ की, जी, हाँ बट जी। बट एक बच्चे को तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा ही प्रिपेयर करके बिल्कुल जाना सर, पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि प्री अगर सीएसआईआर नेट बेस्ड था तो मेंस नहीं था। हम्म। तो मेन तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही है। तो हम्म। उसमें तो फिर आपका कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, क्या आपकी प्रीवियस नॉलेज है, कितनी आपकी राइटिंग स्किल्स है, वो सब मैटर करता है। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंस तो है सर। और सीएसआर नेट में अभी थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, और एपी वाले जो एग्जाम है वो पहले वाला जो सीएसआर नेट था वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, और सीएसआर हाँ नेट में जी। थोड़ा सा। हाँ। यस सर, अभी जैसे लेटेस्ट मान लीजिए, मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने 2023 4 5 वाले कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि हम्म। उनका लेवल काफी अपग्रेड हो गया था। मतलब ऐसे देख के लग नहीं रहा था कि इनमें से कुछ एग्जाम में आ जाएगा। तो मैंने हम्म। 2011 से 2021 और 22 तक के पेपर्स सारे प्रैक्टिस किए थे। तो उनमें से इवन मुझे शुरू के जो प्रीवियस थे, बिल्कुल 11 से 15 तक के जो एग्जाम्स थे, उनके क्वेश्चंस मुझे रिपीटेड दिखे। हम्म। तो क्योंकि अगर कोई तैयारी करना चाहे तो शुरू के जो पेपर्स हुए हैं उनको ना स्किप करे। मतलब अगर कोई सोचे कि हम लेटेस्ट करें, तो लेटेस्ट में से कुछ भी नहीं था। 2011 से 2021-22 तक, मतलब 20 जो पेपर हैं, ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी जी। टू एग्जाम। यस सर, यस सर। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा है ना कि वन लाइनर टाइप सा, मतलब पर सर आपको। पेपर में वन लाइनर नहीं था, यहाँ पर भी बहुत मतलब मिस्टेक्स हुई है बच्चों से, कि वो हम्म। सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करके गए थे, ये सोच के कि वन लाइनर आएगा। लेकिन पेपर हम्म। में हाफ पेज वन क्वेश्चन था जो कि 4 मार्क्स के थे, और वो एज इट इज कॉपी पेस्ट थे, गेट के पीवाईक्यू में से और नेट के पीवाईक्यू नेट में की से। की ओके। वो सर ऐसे भी क्वेश्चन थे जिन जो मुझे लग रहा था कि ये कैसे हुआ है, लेकिन बाई चांस मुझे आंसर याद रह गया, तो मैंने पेपर में वो टिक कर दिए, तो मेरे हो गए। ओके, तो कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस करें तो फिर तो आंसर याद हो ही जाते हैं पीवाई के हाँ तो। जी सर, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए कि हम वन लाइनर करें या फिर हम बेसिक करें या हम हायर लेवल करें। मुझे तो लगता है कि अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले अपना माइंड सेट करके तैयारी करना स्टार्ट मत करो। यस आपको सर। आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सब कुछ कुछ करके भी आ जाना पड़ेगा। सकता है। यस सर, यस सर। क्योंकि हम बाद में ये इस गिल्ट में रह जाएं कि ओ काश हम बिल्कुल बेसिक कर लेते या हम नेट कर लेते। उससे तो अच्छा है कि अभी तैयारी में, मतलब काफी टाइम है एग्जाम में, तो शुरू से ही तैयारी करें, सब कुछ ही कर लें। अभी 2 साल में तो आराम से तैयारी हो भी सकती है। 2 साल तो बहुत टाइम बिल्कुल हो होता है। सकती है। जैसे सर कुछ बच्चों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है, तो वो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्डअप कर ले, उसके हम्म। बाद वो अपने नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हैं। मतलब वीक पार्ट के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा बिल्कुल चाहिए सर, उसके लिए। क्योंकि वीक पार्ट हमेशा ना एग्जाम्स के टाइम पर हम उसे कर ही नहीं पाते। वो हम्म। वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो रह जाता है, और पेपर में फिर ऐसा लगता है कि जो छोड़ दिया था वहीं से आ गया। ऐसा ही होता है। आप टीचिंग फील्ड को कैसे देखते हो, एज ए जॉब या फिर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाते हैं, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करती है बच्चों के सामने से। तो आई थिंक ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेकर चलनी चाहिए। उससे बच्चों का क्या एटीट्यूड भी मेंटेन होता है, उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन होता है। वो ये देख रहे हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर हम ही उतने अच्छे से उसको पैशन लेके ना चले, उसको सिर्फ जॉब लेके चले, तो हम उनकी वो रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। हम्म। लेकिन हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहिए।
आपने एक सही वर्ड यूज किया, पैशन। मतलब आपको पैशन होना चाहिए पढ़ाने का। बिल्कुल सर। उसमें मतलब मैं कभी भी ऐसे टायर्ड फील नहीं करती जब भी मैं टीचिंग करती हूँ। एंड आई एम ऑलवेज इन द हाई लेवल दैट मीन्स कि भाई हाँ, मैं बिल्कुल हाई हाई एनर्जेटिक रहती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे भी बिल्कुल मुझे वैसे ही लगते हैं कि हाँ, एनर्जी में है। और ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम क्लास के बाहर जाते हैं पढ़ा के, तो बच्चे हमारे पास आके कहते हैं कि मैम बहुत मतलब अच्छे से समझ में आया है। तो ये ही चीज है जो हमें पैशन की तरफ लेकर जाती है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। आप एनर्जी तो आप में अभी भी लगी रही है, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि एनर्जी का। यस सर, यस। और हाँ, जब बच्चा सामने से ऐसा बोलता है कि सर, मतलब या फिर मैम जो भी है, कि बहुत अच्छा लगा और कुछ हम कर पाते तो उसमें तो अच्छी फीलिंग होती है, वो वाली फीलिंग सबसे बेस्ट होती है। तो सर वो बेस्ट होती है जो हमें मतलब बच्चों की ना आईज में हमें दिख जाता है कि हाँ, इन्हें पढ़ के कैसा लग रहा है, या फिर इनका ये हमारे बारे में क्या थिंकिंग रख रहे हैं। तो वो हम्म। मुझे काफी अच्छा लगता है और उससे रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। चलिए, अब विज्ञान वृक्ष की बात करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में विज्ञान वृक्ष ने किस तरीके से आपकी हेल्प करी, और आप कब से कनेक्टेड हैं? ओके सर। सर आई एम कनेक्टेड दिस ईयर विद विज्ञान वृक्ष। असिस्टेंट प्रोफेसर प्री में जो नेट के पीवाईक्यू है, उनकी वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था विज्ञान वृक्ष से। इनकी वीडियोस मुझे काफी हेल्पफुल मिली। ओनली सिर्फ कंटेंट था, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा उसमें बात नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी जिसमें मुझे मतलब मेरी मिस्टेक्स बताई गई, राइटिंग पैटर्न और कैसे अच्छा हो सकता है, मोर इफेक्टिव वे मतलब बताया गया। तो वो काफी मुझे हेल्पफुल रहा। इवन इन इंटरव्यू में भी मुझे बताया गया कि आपको किस टाइप के टॉपिक चूज करने चाहिए जिसमें आप ना फंसे। तो मैंने बिल्कुल, फिजिकल केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है, तो मैंने सरफेस केमिस्ट्री चूज किया था और उसमें से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो यस, इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, ठीक है। तो आपका मतलब सफर काफी अच्छा रहा है प्रिपरेशन के साथ भी। यस और सर। आपने, मेरे को भी ध्यान है कि कई बार हमारी बात हुई है, यस कभी सर, भी यस ऐसा सर। हुआ है। तो मेरे जब को भी ये भी मैं ध्यान है। मुझे कभी भी ऐसा फील होता था कि मुझे कोई भी हेल्प चाहिए या फिर मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है किसी एग्जाम को लेके, तो वैसे मैं जब भी कोई भी कॉल करती थी, तो जो भी टीचर्स हैं, वे ऑलवेज लिसन मी एंड हेल्प मी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। निधि, तो जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप खुद एक मेंटोर हैं। टीचर तो आप पहले से ही थी, अब बस उसके ऊपर स्टैंप स्टैंप लग गई है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, या फिर वो लोग जिनका अब की बार एग्जाम रह गया है उनको क्या बोलना चाहोगे? ओके सर। सर पहले मैं अपने जूनियर से कुछ कहना चाहूंगी। तीन चार चीजें हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो है सर कंसिस्टेंसी, और वो भी कि जब आपके बैड डेज चल रहे हो तो उस टाइम पर वो बहुत जरूरी होती है। सेकंड अगर मैं कहूँ तो कंसेप्ट क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ नोट्स पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते। एंड द थर्ड वन इज पेशेंस इवन व्हेन बिकॉज द सिलेक्शन टेक्स टाइम ऑलवेज। Fourth most important, the stoppage of overuse YouTube and Instagram, Facebook, social media। तो ये हम यूज करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंड मतलब बहुत कम यूज करते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जिन भी बच्चों का एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ है, उनको एक बार ये देखना चाहिए कि हाँ, वो सोशल मीडिया का यूज कितना करते थे। तो ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है आज के जनरेशन के लिए, कि जैसे ही हम इवन यूट्यूब ओपन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां पर हम रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। एंड सेकंड वन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि डोंट कंपेयर यूर जर्नी विद एनीवन एल्स। ये तो मेनली आप फोकस करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स कहाँ चले गए हैं सिर्फ स्क्रोल करने में। हम्म। स्क्रॉल करने में हम इतना टाइम दे देते हैं। मेन चीज तो सर ये है कि जो भी ये हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमें मतलब उसी टाइम इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है देखा जाए तो। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें कोई खुशी चाहिए, तो इन सब को छोड़कर ही हम किसी एग्जाम की तैयारी करें और वो क्रैक करें। वो लॉन्ग टाइम के लिए है वो आपकी खुशी, ना कि हम हम्म। इंस्टेंट खुशी पर जाए कि हाँ अभी हमें अच्छा लग रहा है वीडियोस देख के। तो ये चीजें सर बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं एग्जाम्स के टाइम पे। मैं खुद भी, जैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे फोन में इंस्टाग्राम भी है, तो शायद रेयरली ही मेरी कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे होगी।
सर रियली मैंने तो आप सब डिलीट कर दिया था एग्जाम के टाइम पे। मैंने अब डाउनलोड करा और अब मैं अच्छे से देख लेती हूँ। अब तो आप बढ़िया इंस्टाग्राम वगैरह चलाओ, है ना? अब मैं चला लेती हूँ, लेकिन अभी भी सर की अभी हैबिट नहीं है एक्चुअली मेरी, तो अभी भी हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चलाती हूँ, लेकिन हाँ उस टाइम पर मैंने बिल्कुल क्लोज कर दिया था। यूट्यूब भी मैं सिर्फ ओपन करती थी कोई भी मुझे कंटेंट देखना है, कोई भी जरूरी चीज देखनी है, अननेसेसरी मैंने कभी सोशल मीडिया यूज नहीं किया। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि इससे दूर जितना हो सकता है उतना रहे। और किसी और से, किसी और की सक्सेस से, किसी और की फेलियर से खुद का कंपैरिजन बिल्कुल ना नहीं करें। करना चाहिए, बिल्कुल। जैसे सर बहुत बार होता है कि हाँ कि उसकी जॉब लग गई है, हमारी नहीं लगी है, लेकिन आपने उसका लेवल नहीं देखा है, आपने उसकी स्टडी नहीं देखी है कि कितनी उसने मेहनत करी है। वो सब आप नहीं जानते हो। अगर आपको जानना ही है तो फिर आप ये जानो कि उसने तैयारी कैसे करी। हम्म। उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी प्लान खुद ही डिजाइन करना चाहिए, वही आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं अभी किसी नेपोलियन हिल है, तो मैं उनकी कोई ऐसे ऑडियो सुन रहा था, एक बुक भी उनकी मैंने पढ़ी। तो उसमें उन्होंने काफी जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग रहे उनके इंटरव्यू लिए हुए थे। तो जी सर। उसमें उन्होंने जितने भी लोगों से बात करी, जैसे कि हेनरी फोर्ड है, जो फोर्ड के शुरू करने वाले थे, सबसे जी पहले सर। गाड़ियां आई थी। तो वो गाड़ियों में इंजन फोर्ड का आया था सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले वही लेके आए थे। बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल है, बट उन्होंने ऐसा कर दिया था। ठीक है। तो वो बार बार फेल होते थे, जी। बार बार फेल होते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, इंजन बहुत बड़े साइज के होते थे, तो उसको इतना कॉम्पैक्ट बनाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने उसको बनाया। फिर ऐसा एक एग्जांपल आता है थॉमस एडिसन का। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बल्ब है, लाइट है, हम इतना इजीली इसको यूज कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने फेलियर रहे होंगे, जी सर। ये हमें पता ही नहीं होता कभी भी। और इसके पीछे सामने वाले का कितना स्ट्रगल रहा होगा, बस आपको वो दिखता है कि जो आपके सामने यस है, सर। आपको लगता है कि इसने 1 साल पढ़ा और 1 साल पढ़ने के बाद इसका एग्जाम निकल गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसके पीछे की बहुत लंबी जर्नी होती है, जिसकी वजह से वो इंसान आज इस तरीके से बिहेव कर पा रहा है। जी सर, मैं एक लाइन और कहना चाहूंगी कि हम हमेशा मोटिवेशन को फाइंड करते हैं। तो मैंने एलन मस्क की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है, तो उसके लिए आपको किसी भी मोटिवेशन की नीड नहीं है। तो वो करना है तो बिल्कुल बस उस पर फोकस रहिए। मेन इश्यू यही है कि हम फोकस नहीं होते हैं, डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। हम्म। Yes. और दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर कोई भी होता है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा सोचता है। मतलब यस सर। यस। जब वो जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, उस टाइम उसको चाहिए होता है कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा या फिर क्या होगा। यस। यस। हाँ। तो वहां हम्म। से हमारा पेशेंस लेवल कम हो जाता है और फिर हमारी कंसिस्टेंसी वहीं से ही गिरती है। गिर जाती है। और जो टाइम हम अपने काम को दे सकते हैं, उस टाइम, उस समय के ऊपर, उस प्रेजेंट मोमेंट में, तो हम वो भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। नहीं कर पाते। यस। और सर ये भी होता है कि जब हमारा कोई एग्जाम पहले क्लियर ना हुआ हो तो हम उस पर भी स्टक रह जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं होगा। यहाँ पर भी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपकी वीडियो में एक बच्चा कह रहा था कि मैं हारा हुआ फील कर रहा हूँ। उसी टाइम पर मेरा पीजीटी वाला एग्जाम का रिजल्ट आया था। तब आपने कहा था कि आप हारते तब हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हारे हैं जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी मुझे काफी उस दिन इंस्पायर्ड लगा। तो थोड़ा सा भी लाइट मोड करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, रैपिड फायर, आप उनका आंसर दीजिएगा। ओके ठीक है? सर। ओके। टी या कॉफी? टी। मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन? मॉर्निंग रूटीन। रट्टाफिकेशन या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग? कंसेप्ट बिल्डिंग। फेवरेट एलिमेंट? ऑक्सीजन। वन वर्ड फॉर मी। ट्रस्टवर्दी। वन वर्ड फॉर विज्ञान वृक्ष। अगेन इट्स ट्रस्टवर्दी। माउंटेन्स या बीचेस? बीच। विंटर या समर? विंटर। विंटर या समर? विंटर। मॉनसून या विंटर? विंटर। इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई आज। ये इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए, जिसमें निधि ने कंसिस्टेंसी के साथ और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, एक जगह सक्सेस ना होने की वजह से दूसरी जगह अपनी प्रिपरेशन को छोड़ा नहीं है, और उन्होंने कॉन्टिन्यूसली एफर्ट किया है, और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हरियाणा में। तो थैंक यू निधि, अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
आप सभी व्यूवर से मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि आप भी लाइफ में कभी भी ये ना सोचे कि आप अनसक्सेसफुल हो गए हैं, या फिर एक दो असफलताओं से ये ना सोचे कि लाइफ खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत आगे है और बहुत सारी चीजें हैं, या फिर बहुत सारी अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हैं, जैसा कि निधि के साथ भी एक खराब चीज हुई बहुत अच्छी चीज होने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पॉजिटिविटी को आप कभी खत्म ना होने दें। थैंक यू सो मच।